अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आधार पर मिट्टियों के वर्गीकरण की आपसे बात की थी। और उसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संपूर्ण विश्व की मिट्टियों को रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर 11 भागों में डिवाइड किया था। और जिनमें से 5 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो राजस्थान में हमने पढ़ी थी, उनके बारे में डिस्कस किया था। एरिडोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एल्फीसॉल्स और एक और पढ़ा था हमने, एंटीसॉल्स। आज मैं आपसे इस क्लास में बात कर रहा हूँ राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आधार पर 14 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी है। इसमें देखो ज्यादा इतना उलझना नहीं है क्योंकि वो जनरली पेपर में बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है साइरोजैक्स, शिरोजम जिनको जिसको हम बोलते हैं। वो ये जो मिट्टी है मोस्टली गंगानगर जिले में या हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में मिलती है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है रेवरीना। रेवरीना प्रकार की जो मिट्टी है वो भी गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में मिलती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जिप्सी फेरम। अब हम जानते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम जो है वो नागौर और बीकानेर जिलों में निकलती है। तो जिप्सी फेरम मिट्टी नागौर और बीकानेर जिलों में सर्वाधिक बहुतायत में पाई जाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदा पश्चिम राजस्थान में मोस्टली पाई जाती है। एक है ग्रे ब्राउन, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जो है वो जालोर, पाली, सिरोही, अजमेर, तो हम ये कह सकते हैं लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में ग्रे ब्राउन मृदा मिलती है। इसके अलावा अगला प्रकार हम देखते हैं नंबर 6, नॉन कैल्सी ब्राउन। एक तो होता है कैल्सी ब्राउन, एक होता है नॉन कैल्सी ब्राउन। तो नॉन कैल्सी ब्राउन जो मृदा है ये जयपुर, सीकर, नागौर और अजमेर इन जिलों में मोस्टली देखने को मिलती है। एक है नवीन जलोढ़ मृदा। एक प्राचीन जलोढ़ मृदा है, एक नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा की बात करते हैं नंबर 7, तो ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, यहाँ आज भी नदियां बहती हैं और नदियों के द्वारा बहुत सारी मिट्टी बहा कर लाई जाती है, तो उसको बोल देते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। फिर हम पढ़ते हैं पीली भूरी मृदा। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा इन जिलों में मिलती है पीली भूरी। नवीन भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा जो है बेसिकली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में मिलती है, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में मुख्यतः देखते हैं। पर्वतीय मृदा नंबर 10 अगर हम बात करते हैं तो पर्वतीय मृदा मोस्टली अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। नंबर 11 जो है वो है लाल लोम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछी गई है लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में हमें देखने को मिलती है लाल लोमी मिट्टी। उसके बाद हम देखते हैं काली गहरी मध्यम मृदा। काली मिट्टी हम जानते हैं कोटा संभाग में देखने को मिलती है। उसके बाद कैल्सी ब्राउन नंबर 13 के मैं बात करता हूँ कि जैसलमेर, बीकानेर जिलों में मिलती है। और लास्ट है मरुस्थल एवं बालू का स्तूप, ये भी पश्चिम राजस्थान में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2-3 प्रकार की मिट्टी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहला प्रकार था सिरोजम, उसके बाद रेवरीना, जिप्सी फेरम, लाल लोमी मिट्टी, ये जो प्रकार है, नवीन भूरी मृदा, ये 4-5 प्रकार की जो मिट्टियां हैं ये राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वर्गीकरण है उसमें से महत्वपूर्ण है। बाकी 14 प्रकार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय, नॉन कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय, मरुस्थलीय बालू मृदा, तो ये प्रकार जो है सारे प्रकार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, मोस्टली आपको 5 जो प्रकार मैंने आपको अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आधार पर जो कल बताए थे वो आपको पढ़ने हैं पेपर में, वही मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इन 14 प्रकार की मिट्टियों से संबंधित कोई डाउट अगर आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। सर ये लास्ट वन कौन सी थी? लास्ट वाली जो है मरुस्थल एवं बालुका स्तूप, इसमें बालुका स्तूप को ये ओवरऑल इसको बालुका स्तूप जो है पश्चिम राजस्थान को उनको शामिल कर लिया गया है। मैंने कहा कि कोई बहुत विश्वसनीय वर्गीकरण नहीं है, इसमें से 4-5 प्रकार जरूर ठीक ठाक हैं, उसके बाद बाकी जो वर्गीकरण है वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो? सर इसमें से हमें फर्स्ट 5 तक याद रखनी है, जैसे सेरोजम हो गया, रेटिना हो गया, जिप्सम फेरम हो गया और मरुस्थलीय हो गया, ग्रे ब्राउन हो गया, यहाँ तक। नहीं, फर्स्ट 5 नहीं, आपको इन टोटल 14 में से 5-6 याद रखनी है। जिसमें अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहली जो मिट्टी है वो मैंने आपको बताई है शायरोजैक्स या सिरोजम। उसके बाद फिर रेवेरिना, उसके बाद जिप्सी फेरम है, उसके बाद लाल लोमी मिट्टी है, पेपर में पूछी गई लाल लोमी मिट्टी भी। इसके अलावा नवीन भूरी मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा है। तो 5-7 प्रकार जरूर याद रखने हैं, बाकी तो बहुत ज्यादा इस पे उलझना हमें नहीं है। बाकी तो ज्यादातर जो पेपर पूछा जाता है वो 5 प्रकार की मिट्टियां जो हमने फर्स्ट में पढ़ी है वो पूछी जाती है।
मिट्टी से संबंधित समस्याओं में सबसे पहली समस्या हम देखते हैं मृदा अपरदन की समस्या। कौन सी समस्या? मृदा मृदा अपरदन। अपरदन की समस्या। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई मृदा अपरदन होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मृदा अपरदन क्या होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे जनरली मैं पूछूं कि भाई मृदा अपरदन क्या होता है, तो आप बताओ मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन सर कोई भी मिट्टी के जमाव या कटाव की प्रक्रिया जिसके थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। अब मिट्टी का कटाव दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आप खुद फावड़ा लेके मिट्टी का कटाव कर दें, उसको क्या मृदा अपरदन बोलेंगे? नहीं नो सर, सर। उसको नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे फिर बताओ? सर ये नदियां बहा के नहीं लेके जाती है कि जैसे पेड़ पौधे नहीं होते नहीं किनारे कहीं पर, तो नदियां लिए जाती है ना सर अपरदन के कारण। जैसे कभी हाँ, बाढ़ इसमें आ हम गई देखते और प्राकृतिक हैं। कुछ आ गया। जैसे हवा, जल हाँ, और इसमें हम देखते हैं प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटना। जी सर, नेचुरल तरीके से। हाँ, नेचुरल वे में, चाहे वो वर्षा की वजह से हो चाहे वो हवा की वजह से हो। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटना मृदा अपरदन कहलाता है। अब मृदा अपरदन जो है ये राजस्थान में दो प्रकार से होता है। एक तो होता है वायु द्वारा और दूसरा होता है जल द्वारा। और वायु द्वारा जो मृदा अपरदन होता है बेसिकली पश्चिम राजस्थान में होता है। पश्चिम राजस्थान में आप जानते हैं रेतीली बलुई मिट्टी है, उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान जिसको हम पढ़ते हैं, थार का मुरस्तल का विस्तार है पश्चिम राजस्थान में। तो वहां जो मुख्यतः मृदा अपरदन होता है वो होता है वायु द्वारा। ठीक है। और पूर्वी राजस्थान में जो मृदा अपरदन होता है वो मोस्टली नदियों के द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि मृदा अपरदन जो है उसको राजस्थान में मिट्टी का क्षय रोग कहा जाता है। मिट्टी का क्षय रोग का तात्पर्य क्या है? इसमें मृदा अपरदन में मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है, जो उपजाऊ जो लेयर है, वो ऊपरी जो परत है वो परत उड़कर या वो परत बहकर चली जाती है और वो उपजाऊ भूमि जो है धीरे धीरे बंजर हो जाती है। ऐसे ही जैसे जनरली हम एक रोग पढ़ते हैं टीबी, क्षय जिसको बोलते हैं। उस रोग में क्या होता है, पहले वही थोड़ा बहुत खांसी आती है, फिर ज्यादा खांसी आती है, लंग्स पर धीरे धीरे ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही समझिए धीरे धीरे स्लो मोशन में मिट्टी का बंजर हो जाना मिट्टी का क्षय रोग कहलाता है मृदा अपरदन। ठीक है। जिस प्रकार से क्षय रोग में धीरे धीरे लंग्स डैमेज होते हैं, ऐसे ही मृदा अपरदन के दौरान भी मिट्टी जो है स्लो मोशन में क्या हो जाती है, बंजर होने के कगार पर पहुंच जाती है, बंजर हो जाती है। इसलिए मृदा अपरदन को मिट्टी का क्षय रोग भी बोलते हैं। मैंने बताया दो प्रकार हैं, वायु द्वारा और एक जल द्वारा। वायु द्वारा पश्चिम राजस्थान में होता है और जल द्वारा पूर्वी राजस्थान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी से होता है? बताइए, आप बताइए, जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी से होता है? चंबल द्वारा सर सर। हाँ, जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन करौली धौलपुर जिलों में होता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई चंबल के बाद फिर कौन सी नदी से सर्वाधिक होता है? सर लूनी के साथ। नहीं, लूनी नहीं, घग्गर नदी द्वारा होता है सर्वाधिक। ठीक है, तो ऐसे करके देखो ओवरऑल हम देखते हैं तो मृदा अपरदन की बात की, जल द्वारा, वायु द्वारा। जल द्वारा होने वाला जो मृदा अपरदन है वो दो प्रकार का होता है। एक एक मृदा अपरदन कहलाता है आवरणीय या चादरी मृदा अपरदन। आवरणीय या चादरी का तात्पर्य है मिट्टी की ऊपरी लेयर का बह जाना, ऊपरी परत का बह जाना। मोस्टली पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास, पर्वतीय ढलानों के आसपास की जो भूमि है, उस भूमि में मिट्टी पानी के तीव्र बहाव के कारण उसकी ऊपरी जो परत है वो बह जाती है। तो आवरणीय या चादरी अपरदन जो है वो मोस्टली पर्वतीय क्षेत्रों के निकट होता है। और दूसरा अपरदन कहलाता है हमारा अवनालिका अपरदन। कौन सा अपरदन? अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऐसा अपरदन जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण हो जाता है, बड़ी बड़ी रिवाइंस का निर्माण हो जाता है, बड़ी बड़ी कंदराओं का निर्माण हो जाता है, वो अपरदन कहलाता है अवनालिका अपरदन। तो आवरणीय या चादरी अपरदन हुआ, दूसरा अवनालिका अपरदन हुआ। अवनालिका अपरदन जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा चंबल नदी से होता है। चंबल नदी के द्वारा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में तीव्र बहाव के कारण उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ बीहड़ भूमि का निर्माण हो जाता है या उत्खात भूमि का निर्माण हो जाता है, या इसी को बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण हो जाता है। और इस बीहड़ भूमि या इस बीहड़ क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंदराओं में, बड़ी बड़ी गुफाओं में डाकुओं के निवास के कारण यह क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, मृदा अपरदन की समस्या। दूसरी समस्या हम पढ़ते हैं लवणीयता, क्षारीयता और अम्लता की समस्या। देखो ये जो तीनों समस्याएं हैं, इन तीनों समस्याओं का जो प्रमुख कारण है वो है मोस्टली सर्वाधिक सिंचाई और साथ में बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग। दो रीजन है, सर्वाधिक सिंचाई करना और बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करना। पहला जो कारण है, मैंने कहा सर्वाधिक सिंचाई, बहुत ज्यादा अगर हम सिंचाई करते हैं, अब लवणीय जल से सिंचाई करेंगे तो लवणीयता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्षारीय जल से सिंचाई करेंगे तो क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अम्लीय जल होता नहीं है, मोस्टली अम्लीय वर्षा होती है, आपको पता होगा। ठीक है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, ये जो गैसें हैं, ये वर्षा जल के साथ अम्ल बना नाइट्रिक अम्ल वगैरह, और सॉरी है वो। देखो तीनों समस्याओं का कारण मैंने बताया सिंचाई, और दूसरा कारण है उर्वरक। या तो लवणीय उर्वरक हम डालते हैं, या क्षारीय उर्वरक डालते हैं, या अम्लीय उर्वरक डालते हैं। बहुत ज्यादा डालेंगे तो निश्चित रूप से एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इस पानी से अगर हम सिंचाई करेंगे, लवणीय पानी से सिंचाई करेंगे, खारे पानी से सिंचाई करेंगे, तो लवणीयता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्षारीय जल से सिंचाई करेंगे, या हम बोलते हैं कठोर जल, उससे अगर सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और अम्लीयता की समस्या का मैंने बताया, अम्लीय जल से सिंचाई करें या फिर अम्लीय उर्वरकों का बहुत ज्यादा, आप जानते हैं लगातार बेसिकली फसल में हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, अपने आप में अम्लीय उर्वरक है। ठीक है, तो अम्लीय उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग करने के कारण अम्लता की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इस समस्या के समाधान के लिए जिंक और कैल्शियम सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों समस्याएं हुई, उनका समाधान भी हमने पढ़ लिया। अच्छा देखो, पहली जो समस्या थी मृदा अपरदन की समस्या, उसका समाधान आप मुझे बताइए, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? इसको फॉरेस्ट लगा के सर, जैसे फॉरेस्टीकरण। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए, और साथ में मेड़बंदी। आप मिट्टी को बहने क्यों देते हैं, आप मिट्टी का कटाव ही क्यों होने देते हैं? भाई मेड़बंदी कर दी जाए, पानी को बहने नहीं दिया जाए, तो निश्चित रूप से खेतों में जो आवरण या चादरी अपरदन होता है उसमें पानी को रोक दिया जाए बड़ी बड़ी मेड़ बनाकर, तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो सर दूसरी समस्या में जो, हाँ जी, जो सर कृषि के अंदर समोच्च रेखा जुताई होती है, जो कहने का मतलब मिट्टी के विपरीत हम फलों की हाँ, जुताई करें, तो उससे भी देखो समोच्च समोच्च कृषि भी हम पढ़ते हैं, ढलान के विपरीत जो जो लगाई जाती है, ढलान के विपरीत जो हम खेती करते हैं। बेसिकली ढलान की दिशा में अगर हम जुताई करेंगे या खेती करेंगे तो आसानी से कटाव हो जाएगा, और ढलान के विपरीत दिशा में अगर हम जुताई करेंगे या फसल बोएंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से मिट्टी के कटाव को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसमें दलहनी फसलें बोते हैं। दलहनी फसल का तात्पर्य है हमारा चना है, उड़द है, ठीक है, इस प्रकार की फसलें जो हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बेसिकली काम में आती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में आप जानते हैं, जिससे मटर में पड़ते हैं राइजोबियम एजोबैक्टर सहजीवन पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है। तो दलहनी फसलों का बहुत ज्यादा अगर हम बोते हैं दलहनी फसलें, बेसिकली बोने की वजह से इन तीनों समस्याओं का समाधान पॉसिबल है। इसके अलावा हम बात करते हैं हरी खाद। अच्छा, आपसे पूछा जाए हरी खाद क्या है? हरी खाद सर, ऑर्गेनिक सर। ऑर्गेनिक जो खाद है वो अलग चीज है। ऑर्गेनिक कृषि जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद से होती है, उसमें तो बिल्कुल ही हम किसी प्रकार का ये कहें कि कोई भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग उस खेती में नहीं करते हैं, जिसको जैविक खेती भी बोलते हैं, जैविक कृषि। जैसे देश का पहला जो जैविक राज्य है वो सिक्किम है, और राजस्थान का पहला जो जैविक जिला है वो डूंगरपुर है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक खेती जो है वो तो एक अलग चीज है, उसमें आप बिल्कुल किसी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ हरी खाद के बारे में। हरी खाद क्या होती सर जो घास वगैरह है उसको बड़ी करके मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे हरी खाद बनती है। है? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ जो जनरली आपके दिमाग में की ये फसल आइडिया, वगैरह, ये, हाँ, जनरली ये आइडिया आता है, हरी खाद का नाम लेते हैं हम, गोबर की खाद की बात कर लेते हैं, लेकिन गोबर की खाद को हरी खाद नहीं बोलते हैं। हरी खाद का तात्पर्य भी यही है, दलहनी फसलें जो है उनको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, जब वो हल्का सा बड़ा हो जाए, ग्रीन हो जाए एकदम,
उसके बाद उसके पेड़ को काट कर मिट्टी में दबा देते हैं और उससे जो खाद बनती है वो है हरी खाद। तो इन तीनों समस्याओं के संयुक्त समाधान के लिए हरी खाद का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। और लास्ट समस्या हम पढ़ते हैं मृदा अपरदन की समस्या। सॉरी, लास्ट पढ़ते हैं सेम समस्या। पहली समस्या हमने पढ़ी मृदा अपरदन, दूसरी समस्या थी हमारी लवणीयता, क्षारीयता, अम्लीयता, और तीसरी समस्या है सेम समस्या। सेम समस्या क्या है बताइए, सेम समस्या के बारे में आपको जानकारी हो तो। सेम समस्या सर, जो ज्यादातर पानी ज्यादा जहाँ सिंचाई की जाती है तो पानी जमीन सोख नहीं पाती, उसी को सेम समस्या जो क्यों नहीं सोख पाती ये जरा बताओगे? वो अंदर से जो वो ऊपर बाहर आ जाते हैं अम्लीय प्रकार के जो सार वगैरह हैं, तो जो सर मृदा के अंदर जो अवांछित चीजें आ जाती है वो एक लेयर बना देती है और वो रेजिस्टेंस बना देती है पावर की, वो सोखने नहीं देती चीजों को अंदर, तो वो पानी अच्छा ऊपर ही अच्छा। ऊपर रहता है और उससे सेम की समस्या हो जाती है। हाँ देखिए, आपने कभी सोचा है पश्चिम राजस्थान में कई बार बाढ़ आती है, कवास क्षेत्र में, जैसलमेर जिलों में बाढ़ आती है? सुना है सर। क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए ना, वहां तो रेतीली बलुई मिट्टी है और रेतीली बलुई मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो कितना ही पानी डाल दें, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था ना, लेकिन फिर बाढ़ क्यों आई? वो सर, वो तो कोई भी चीज जैसे यदि उसको भी टाइम चाहिए सोखने के लिए, यदि अचानक चीजें पड़ेंगी ऊपर तो वो फिर वो क्षमता इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि उसको भी जैसे 2-4 दिन 5 दिन चाहिए। अरे बाढ़ के लिए ऐसा ऐसा तो है नहीं कि भाई बाढ़ अगर आती है तो वो तो 100-200 मीटर दूर ही बहेगा पानी। बाढ़ आती है तो आपको पता है कई कई किलोमीटर तक पानी कंटिन्यू बहता है। तो पानी बहना ही नहीं चाहिए था ना, एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था। उसका सर रीजन भी वो कहीं न कहीं यही है। सर ये कोई देखो एक पश्चिम लिमिट तक ही राजस्थान, वो अब्सॉर्प्शन करती है। हाँ पश्चिम राजस्थान में मिट्टी की पर्टिकुलर गहराई के पश्चात जिप्सम की लेयर है। अच्छा। बात समझ में आई? पश्चिम राजस्थान में मिट्टी की एक पर्टिकुलर गहराई के पश्चात जिप्सम की लेयर है। तो इंदिरा गांधी नेहरू परियोजना पर हम पढ़ते हैं। अब भाई मान लो आपके रूम में पक्की फर्श है और उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दोगे और उस मिट्टी में जब अचानक पानी डालोगे तो मिट्टी बह जाएगी, टूट जाएगी। तो सेम वही स्थिति है पश्चिम राजस्थान में। जो मिट्टी की पर्टिकुलर गहराई है उसके पश्चात क्या है, जिप्सम की लेयर है। अब अचानक बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो मिट्टी जो है क्या है, बह जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही पश्चिम राजस्थान में हम पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी। आईजीएनपी जो है काफी पुरानी है, 1958 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1975 86 तक इसका निर्माण कार्य चला। तो काफी पुरानी है, तो लगातार पानी बहता रहा, इसमें कंटिन्यू पानी ये बहती रहती है। तो इसके आसपास क्योंकि भाई काफी पुरानी है तो क्षतिग्रस्त हो गई है, ऐसी परिस्थिति में इसके आसपास के भूभाग में पानी का रिसाव होता है। अब पानी का लगातार रिसाव होता है तो कुछ हद तक तो पानी जितनी कैपेसिटी है तब तक तो एब्जॉर्ब करती है आसपास की भूमि। लेकिन मैंने कहा कि मिट्टी के पर्टिकुलर गहराई के पश्चात पानी अंदर जाना बंद हो जाता है और लगातार पानी रिस रहा है और अंदर जाना बंद हो गया है। तो फिर उस क्षेत्र, पूरा क्षेत्र वो दलदली बन जाता है। पूरे आईजीएनपी के आसपास का जो भूभाग है वो दलदल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस दलदली क्षेत्र में जिप्सम की जो परत है वो धीरे धीरे कैपिलरी पद्धति, कैसिकातु जो पद्धति हम पढ़ते हैं उसके माध्यम से जिप्सम की परत खुलकर जो है सतह पर आती है। और सतह पर आने से आईजीएनपी के आसपास का जो भूभाग है वो दुर्गंध युक्त हो जाता है। दुर्गंध युक्त होने के कारण वातावरण दूषित हो जाता है। फलस्वरूप आईजीएनपी के आसपास इकोलॉजिकल चेंजेस, जिनको हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय परिवर्तन, इकोलॉजिकल चेंजेस या पारिस्थितिकीय परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। ये होते क्या है भाई, इकोलॉजिकल चेंजेस या पारिस्थितिकीय परिवर्तन क्या होते हैं बताओ तो। सर जैसे ये सर इकोलॉजिक परिवर्तन तो वो हो गए सर रिलेटेड टू, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो गई ना सर। नहीं, इकोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई पेड़ों में फूल तो आते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही उझड़ जाते हैं क्योंकि वातावरण कैसा है, दूषित है। इसके अलावा बहुत सारी एलर्जेटिक बीमारियां जो है यहाँ क्रिएट हो गई है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ क्रिएट हो गई। तो देखो एक लाइन बनती पूरी, आईजीएनपी क्षेत्र में पानी के लगातार बहाव के कारण या लगातार रिसाव के कारण इसके आसपास का भूभाग दलदल में परिवर्तित हो गया है। इस दलदली क्षेत्र में जिप्सम की परत के खुलकर सतह पर आने से
यहाँ इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, परिस्थिति के परिवर्तन हो रहे हैं। मिट्टी से संबंधित ये जो समस्या है, इस समस्या को सेम समस्या के नाम से जाना जाता है। और ये जो सेम समस्या है, राजस्थान में बड़ोपल गांव पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा ग्रसित जो गांव है वो बड़ोपल हनुमानगढ़ है। इसके अलावा इस सेम समस्या के समाधान की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए भाई, अगर जो पानी रिस रहा है उस पानी को परमानेंटली रोक दिया जाए तो समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए भाई। हाँ, हो सकता है। लेकिन पानी भाई, परमानेंट पानी के रिसाव को रोकने के लिए आईजीएनपी के बहाव को परमानेंट रोकना पड़ेगा। सही बात है? सही है। हाँ सर। और ये पॉसिबल नहीं है। अगर आईजीएनपी को के बहाव को या आईजीएनपी को परमानेंट रोक दिया जाए तो पहली बात तो रोकना पॉसिबल नहीं है। रोक भी दिया जाए तो पश्चिम राजस्थान में खेती काफी प्रभावित होती है। तो पानी भाई, इसकी मरम्मत, आईजीएनपी की मरम्मत जो है इतना आसान नहीं करना। तो ज्यादा बेटर ये है कि भाई अब जो पानी रिस रहा है उसको रिसने दिया जाए, और जो पानी रिस रहा है उसको आसपास न फैलने की बजाय आगे निकालकर कंटिन्यू उसको एक पाइपलाइन के माध्यम से आगे निकालकर आगे जो वो भूमि है जहां पानी नहीं पहुंच पाता है उस क्षेत्र में ले जाया जाए, और उस क्षेत्र में इस रिसने वाले पानी का कृषि में उपयोग कर लिया जाए। भाई, बजाय व्यर्थ इधर उधर बहने के, बजाय व्यर्थ इधर उधर उसको छोड़ने के, उस रिसने वाले पानी को खेती में काम में ले लिया जाए तो क्या दलदल बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। तो इसके लिए एक परियोजना चलाई गई, इंडो डच जल निकासी परियोजना। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के सहयोग से चलाई गई इंडो डच जल निकासी परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से जो एडिशनल पानी जो रिस रहा था उस एडिशनल पानी का उपयोग खेती में किया गया। तो काफी हद तक एडिशनल पानी का उपयोग कर लिया गया और इस समस्या का समाधान हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा सड़क के दोनों ओर अति सुंदर, बहुत सारे सुंदर सुंदर से पौधे लगे होते हैं। बताना कौन से पौधे हैं? अरे सड़क के दोनों ओर सफेदा सर। सुंदर होते हैं क्या वो? सफेदा नहीं, सफेदा तो है, लेकिन क्या वो सुंदर होते हैं क्या? सर कई बार तो कीचड़ होती है, मिलती है भैया। आवाज बहुत कम है इसमें, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि भाई सड़क के दोनों ओर सफेदा के पौधे क्यों बोए जाते हैं? वो पानी सौंपते हैं तो दलदल नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सड़क वर्षा काल के उनको दौरान पानी की ज्यादा जरूरत होती है। सड़क के दोनों ओर जो पानी भर जाता है उस पानी को अगर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं किया गया, नहीं जल्दी समाप्त नहीं किया गया तो निश्चित रूप से वो पानी सड़क में रिस जाएगा और सड़क को तोड़ देगा। तो सफेदा के पौधे इसके दोनों ओर लगा दिए जाते हैं क्योंकि इस पौधे की जल अवशोषण क्षमता, यूकेलिप्टस बोलते हैं वैसे, इस पौधे की जल अवशोषण क्षमता जो है बहुत ज्यादा है। ये घंटे में 5-7 लीटर पानी पी लेता है। इसलिए इस पौधे को आतंकवादी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। आतंकवादी पौधा बोला जाता है इसको। इसलिए नहीं बोला जाता कि ये कोई AK-47 नहीं चलाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये जल अवशोषण बहुत, इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हाँ। तो आज की सेशन में, आज की इस क्लास में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सर ये लवणीय के लिए अपन यूज करेंगे रॉक फॉस्फेट, और क्षारीय के लिए जिप्सम, और अम्लीय के लिए यूरिया का प्रयोग, जिंक प्लस सल्फेट। नहीं 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 नहीं, रॉक फॉस्फेट तो करते हैं लवणीयता की समस्या के लिए, क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम, और अम्लीयता की समस्या के लिए कैल्शियम सुपरफॉस्फेट और जिंक का प्रयोग करते हैं। यूरिया से तो अम्लीयता की समस्या उत्पन्न होती है। बहुत ज्यादा यूरिया जब हम देंगे या आवश्यकता से अधिक यूरिया देंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यूरिया जो है अम्लीय उर्वरक है। और कोई डाउट हो तो बताइए। जी मौसम सर, आज आपने बताया मृदा की समस्याएं और राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। भाई आप सभी लोग, जब आपको टॉपिक दे दिया जाए कि जिस टॉपिक में आज बात करनी है, आप उस टॉपिक को प्रॉपर पढ़ के आए। जब आप उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे तो आपकी जो डाउट्स हैं वो सामने आएंगे और आप उसको, अपने डाउट्स को यहाँ क्लियर कर पाओगे। अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।